हम लोगों ने शायद रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन में रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया था ना हम लोगों ने, हाँ है ना? हाँ सर। पूरा हो गया था ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज वगैरह सब हो गया था आपका। हाँ क्या नाम है, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी हो गया था आपका, कर्व भी, ग्राफ भी हो गया था, यू वर्सेस वी ग्राफ भी हो गया था, सब कुछ हो गया था ना? ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे नया चैप्टर ऑप्टिक्स का ही, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस। देखिए क्या होता है कि जब लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में सबसे तेज चलती है। कितनी स्पीड होती है इसकी? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, सबको पता है। पर लाइट और भी कई ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में ट्रेवल करती है। इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है v, इट इज लेस देन c। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c से छोटा होता है। ठीक है, सबको दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है ये? हाँ, तो इन एनी अदर मीडियम, जो वेलोसिटी है लाइट की, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c से कम होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होती है। एंड व्हेन लाइट travels from one medium to another, it bends। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड कर जाती है। लाइट बेंड कर जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सबको पता है, ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, क्लास 9 10 में सब कुछ पढ़ के आए हो, 8th में ही पढ़ा था। मतलब ये है कि ये मान लो हमारे पास दो मीडियम की बाउंड्री है। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। लेट से लाइट मीडियम 1 से इंसिडेंट हुई है मीडियम 2 के ऊपर। ये आपका नॉर्मल है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यही नॉर्मल मैं इधर भी लेके जाता हूं। तो लाइट क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर देगी, अपना थोड़ा सा लाइट बेंड हो जाएगी। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओरिजिनली लाइट इधर जाने वाली थी, लाइट चली गई इधर, तो दिस इज योर डिफ्लेक्शन डेल्टा। दिस डेल्टा हैज टू बी इक्वल टू आई माइनस आर। अगर आई छोटा हुआ आर बड़ा हुआ तो आर माइनस आई हो जाएगा, बट डिफ्लेक्शन इस तरीके से आपको मिल सकता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक चीजें हैं। अब क्या होगा, हमारे पास दो जो मीडियम्स हैं उनमें वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से हम लोग उन मीडियम को डेंसर और रेयरर कहते हैं। ठीक है, कैसे? इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई लोग क्लास 9 10 में इस चीज पर ध्यान नहीं दिए थे। तो डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर का मतलब ऑब्वियसली वी आर कंपेयरिंग टू मीडियम्स। ठीक है, तो अगर V1 डेंसर एंड रेयरर एंड डेंसर मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, लेट से दो मीडियम है 1 और 2, सच दैट मीडियम 1 में वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ऐसे में हम कहते हैं देन मीडियम 1 इज
rarer and medium 2 is denser. ध्यान दीजिएगा, डेंसर और रेयर मीडियम जो है इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करता है, या स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करता है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है वो रेयर है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो डेंसर है। जितना ज्यादा डेंस होगा कोई मीडियम उतना ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। तो अगर V1 V2 से बड़ा है तो V2 मतलब मीडियम 2 जो है वो डेंसर होगा, और V1 मीडियम 1 में है इसलिए वो रेयरर हो जाएगा मीडियम 1, ठीक है। कॉपी कर लिया या आता है ये सब? आता ही होगा, आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें मेरे इस डायग्राम में क्या है, R लेस देन I है। तो अगर R लेस देन I है तो हम कहते हैं ऐसे में कि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इफ का कॉमा आएगा, इफ R इज लेस देन I लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए R I से छोटा था तो लाइट इधर जा रही थी, बेंड होके नॉर्मल की तरफ आ गई, नॉर्मल है ना, तो लाइट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लाइट बेंड होके नॉर्मल की तरफ आ गई अगर I R से बड़ा है या R I से छोटा है। एंड इफ R इज ग्रेटर देन I, ऐसा भी होता है कि R कई बार I से बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में हम कहते हैं लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। समझ में आई बात? लाइट कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। और अवे कब बेंड करेगा, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही होगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रही होगी तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास परेशान होने वाली चीज नहीं है, लल्लू सी चीज है, बचपन से आपको पता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आगे बढ़ूं? ये तो इजी है ना? यस। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। एक तो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको बताइए। दूसरे लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, ये कहता है सीधी भाषा में, आसान भाषा में, कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। यहां μ1 और μ2 क्या है? तो μ1 होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट होगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहेंगे हमेशा ही। सिर्फ यहां पे नहीं, आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। हमेशा ही μ1 किसको रेफर करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, और μ2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, मतलब लाइट रे जहां रिफ्रैक्ट होके जा रही होगी
वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और म्यू क्या होता है, तो देखिए म्यू होता है C/V किसी भी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के बारे में बात करें तो म्यू क्या होता है, C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, स्पीड बोलना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मतलब देखिए, इफ V इंक्रीजेस, अगर V इंक्रीज करेगा तो म्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि C तो कांस्टेंट ही है ना। दैट इज म्यू कम सॉरी, जहां वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। और जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां म्यू कम है, दैट इज रेयर मीडियम हैव लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इनफैक्ट ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर बात करी जाए, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब हम मास पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जब कह रहे हैं डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, तो हम बात करना चाहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये एक तरीके से म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ठीक है, सो इफ अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में बढ़ रही है तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, म्यू कितना होता है, C/V। ओके, जनरल जो अपना स्नेल्स लॉ ओरिजिनली था वो किसके लिए था, वो था इधर एयर या वैक्यूम है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के ऑलमोस्ट इक्वली होता है। एयर में भी स्पीड ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है लाइट की। तो इधर एयर या वैक्यूम है और इधर कोई मीडियम है। स्नेल अंकल ने ऐसे बोला था। अब लाइट जो है वो एयर से मीडियम में जा रही है या वैक्यूम से मीडियम में जा रही है, वैक्यूम विल बी मोर एक्यूरेट। तो वैक्यूम से अगर लाइट मीडियम में जा रही है तो ये हमेशा ही टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है, C अपॉन वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम इज अगेन C, सो C/C 1। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया। तो स्नेल्स लॉ ओरिजिनली था म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, म्यू कितना था, साइन I अपॉन साइन R। ये ओरिजिनल स्नेल्स लॉ था। लेकिन इसको यूज करने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार, कि लाइट अगर उल्टी जा रही हो तो लोग फॉर्मूला गलत लगा देते हैं। लाइट अगर एग्जाम में ऐसे जाके याद नहीं रहता, साइन I बाय साइन R था कि साइन R बाय साइन I था, मतलब कहीं इसका रेसिप्रोकल तो नहीं था। कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को, इसलिए आई लाइक टू रिमेंबर इट एज μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और टर्म आती है, मैं सब कुछ फटाफट कवर कर रहा हूं क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, जिसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, that is refractive index of medium 1 with respect to 2, refractive index mu of medium 1 with respect to 2, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। दिस इज इक्वल टू होता है सिंपली μ1 बाय μ2 दैट इज इक्वल टू V2 बाय V1। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना चाहते हैं तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे, मान लेते हैं इधर μ1 है, इधर μ2 है, लाइट 1 से 2 में गई है ऐसे, लेट्स से, तो हम कहते हैं इसमें कि साइन I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू साइन R। और आप अगर ये वाला फॉर्मूला यहां यूज करोगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ μ12 है या μ21 है, तो μ2 बाय μ1 आएगा, तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R ऐसे भी आ जाएगा। असली में स्नेल्स लॉ ऐसा है, असली में स्नेल्स लॉ ऐसा है, या यूं कहना चाहिए ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। ओरिजिनली रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ ऐसा है, बट आप
कभी भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें कोई आपके नंबर कभी भी जीवन में नहीं काटेगा। दिस इज अ बेटर फॉर्म जिसमें गलतियां भी नहीं होती हैं और कैलकुलेशन भी इजी रहती है हमेशा। सो mu1 sin i is equal to mu2 sin r is a better form for Snell's law। मैं इसी को यूज करता हूं। इनफैक्ट इनमें मैं भी कंफ्यूज होता हूं, इसमें मैं भी कंफ्यूज होता हूं। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है ना कि रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ क्या होता है? फिर दूसरा लॉ तो वो है ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपना कवर हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स। कॉमन के दो ही चीजों को देखेंगे। अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, क्लीन वाटर के बारे में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है कितना? ये होता है 4/3। ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हो जाता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। बेसिकली वेलोसिटी कैसे निकलेगी? c अपॉन म्यू से। अगर हम दूसरी चीज बात करें ग्लास की, तो ग्लास देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीकों के ग्लास के अलग अलग म्यू हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आपके घर में आपने खुद ही कई तरीके के ग्लास देखे हैं, कई ग्लास ग्रीन होते हैं, कई ग्लास पूरा व्हाइट होता है ना? ग्लास का मटेरियल चेंज होता है हमेशा ही थोड़ा बहुत। तो अगर मैं ग्लास का इन जनरल बात करूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू ग्लास, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। फिर हमने क्या किया? 3 इंटू 10⁸ को 1.5 से डिवाइड कर दिया। ये सब एकदम बेसिक चीजें, इसमें मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। तो आप मुझे बता दीजिए एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर, दैट इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 4/3, दैट इज इक्वल टू 9/8। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी दो मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये एक बाउंड्री है, यहां पर ग्लास है और यहां पर वाटर है। मतलब यूं समझ लीजिए ग्लास के ऊपर वाटर रखा हुआ है। अब लाइट जो है वो वाटर में से इंसिडेंट होती है, ग्लास में चली जाती है। ग्लास देख लीजिए डेंसर होता है इन कंपैरिजन टू वाटर, इसलिए लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ठीक है, ये नॉर्मल है, शायद ना दिख रहा हो तो वापस डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो ये इक्वेशन हमें बताना चाहती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन आर। मतलब इंसिडेंट साइड वाला सारा एक तरफ, रिफ्रैक्टेड साइड वाला सारा एक तरफ। इस इक्वेशन में इजीली हो जाता है, कोई रेसिप्रोकल वगैरह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। मेरे को ये वाला आसान लगता है, इसमें गलतियों के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाते हैं। दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये बेसिक कवर हो गया अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई होप किसी को डाउट नहीं है। ओके, तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या था? रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखना था, तो हम लोगों ने ये तो लॉ तो देख लिया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं जिसका नाम है अपेरेंट डेप्थ। ये भी आप ऑलरेडी जानते हो, अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ आप लोगों ने क्लास 9th 10th में जिस तरीके से पढ़ा था, क्लास 12th में उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ना होता है, ताकि हम इसके थोड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस भी इजीली कर पाए। ठीक है, देखिए
डायग्राम में वही बनाऊंगा, ये सारी इक्वेशंस वही लिखूंगा, पर अंत में रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। चेंज करने का मतलब प्रेजेंटेशन चेंज कर दूंगा और कुछ नहीं। अपेरेंट डेप्थ हम लोगों ने जो क्लास 10th में फॉर्मूला देखा था वो तो हम लिखेंगे ही, उसके अलावा एक और प्रेजेंटेशन हम लोग ध्यान देंगे। मान लेते हैं कंटेनर है जिसमें ये वाटर है, ऊपर एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 मानते हैं, बट फिर भी मैं यहां पर वाटर का μ1 और एयर का μ2 ले रहा हूं। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर लेने वाला हूं और लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकलकर ऐसे एयर में पहुंचने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अब एक और लाइट रे ऐसी होगी जो सीधे जाएगी नॉर्मल के अलोंग। अब ध्यान दीजिए, जो लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आई है, ध्यान दीजिएगा उस लाइट के ऊपर, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा और लाइट बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। ये स्पेशल केस है, अगर आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा और लाइट में कोई डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये और ये हमारी इंसिडेंट रे है ना। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है, एकदम सही डेफिनेशन है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, ये आपको दे रखा है, लेट्स से कैपिटल एच। तो अच्छा, रिफ्रैक्शन कहां हुआ? इस सरफेस पे। आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है इस केस में? ये पानी का सरफेस है कि नहीं है? ये पानी का सरफेस है ना आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बताइए। हाँ है ना? ओके, तो कोई मुझे बताएगा इस केस में U कितना है? एच H नहीं बेटा, माइनस H। माइनस। समझ में आया माइनस H कैसे? क्योंकि इंसिडेंट रे नीचे से ऊपर जा रही है और यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से तो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट है, मतलब माइनस H पर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ओके, अब ये रे और ये रे रिफ्रैक्टेड है। ये बताइए, इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग थी तो ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल था। अब रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जिंग है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। तो पता होना चाहिए ना यार, इसलिए तो पढ़ाए, मैंने रिफ्लेक्शन इसलिए तो पढ़ाया था कि ये सब चीजों में आपको वापस से टाइम पास ना करना पड़े। नहीं तो उसको तो सिलेबस से हटा ही दिया गया, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैंने इसलिए पढ़ाया था कि ये सब चीजें करते हुए आपको उन छोटी छोटी चीजों पे दोबारा ध्यान, मतलब उन चीजों को पढ़ाने में जो वापस नहीं लौटना पड़े। ठीक है, तो क्या है? रिफ्रैक्टेड रेज क्या है? डाइवर्जिंग है। इसलिए होगा क्या, इमेज कैसे बनेगी? रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से। और इनका क्योंकि ये डाइवर्जिंग है इसलिए इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ये इमेज है। ठीक है, अगर हम ऊपर से देखेंगे, यहां पर तो बहुत दूर दूर मैंने लाइट रेज बना दी है, पर ये लाइट रे समझ लीजिए बहुत ही पास में है नॉर्मल के। ये वाली ये रे जो है ना, दूसरी वाली रे भी, ये भी नॉर्मल के बहुत पास में है। क्यों? क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, हमारे को दोनों रेज हमारी आंखों के अंदर चाहिए, तभी तो देखेंगे, है ना? ऐसे तो बहुत सारी रेज है, बट मैं नॉर्मल रीजन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ऊपर नॉर्मली देख रहा हूं, हमारे कंटेनर में नॉर्मल पानी के डायरेक्टली ऊपर नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्शन से देख रहा हूं ऑब्जेक्ट। तो जो भी है, इस हाइट को हम लोग स्मॉल h कह देते हैं। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा v कितना होगा? क्या मैं v को माइनस स्मॉल h कह सकता हूं? है ना? ओके, ध्यान दीजिए यहां पर v निगेटिव है, रिफ्रैक्शन के केस में v निगेटिव है तो इमेज वर्चुअल है। रिफ्लेक्शन के केस में v पॉजिटिव होने पे इमेज वर्चुअल था। याद आया? हाँ सर। ओके,
तो हमें मतलब इसलिए ध्यान क्या रखना चाहिए, डाइवर्जिंग रेज और कन्वर्जिंग रेज का। कन्वर्जिंग रेज होंगी अगर रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग होगी तो इमेज रियल होगी, डाइवर्जिंग होगी तो इमेज वर्चुअल होगा। ओके, तो यू वी मेरा -h हो गया। अब देखिए मैंने बोला कि लेट्स से यहां पर मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, देखो लगाना आप अल्टीमेटली अपन को वही है क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसके अलावा अभी तक और कुछ सीखा नहीं इस चैप्टर में। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये मेरा ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर है। ठीक है, अब क्लियर सी बात है, अगर ये आई तो क्या ये भी आई है कि नहीं है ना? है ना? ये अगर आर तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। थोड़ा और बड़ा जूम करूं क्या, दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिख रहा है। ओके, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने बोल दिया x। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं tan i इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल H? हाँ या ना? हाँ सर। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि tan r इज इक्वल टू x अपॉन स्मॉल h? बोल सकता हूं कि नहीं? कोई दिक्कत? नाउ मैंने आपको बोला था कि x स्मॉल है ना? दैट इज I and R are small. This implies tan I is approximately equal to sin I, and tan R is approximately equal to sin R. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं सर। आप बोलोगे सर ऐसा किया क्यों? क्योंकि मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ में मुझे tan I और tan R नहीं चाहिए, मुझे sin I और sin R चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब क्या लिखेंगे? अब मैं लिखूंगा, देखो भैया, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, implies μ1 tan I is equal to μ2 tan R. This implies μ1 into tan I कितना है, x by h is equal to μ2 into tan R कितना है, x by small h। तो x ने x को मार दिया, क्या बचा? μ1 by कैपिटल H is equal to μ2 by small h। ठीक है, समझ में आई बात? और μ1 बाय कैपिटल H क्या है, माइनस u, इज इक्वल टू μ2 अपॉन स्मॉल h क्या है, माइनस v। माइनस माइनस चला गया तो हमारे पास फिर से इक्वेशन बन गई क्या, μ2 बाय v इज इक्वल टू μ1 बाय u। कोई दिक्कत किसी को? दिस इज द इक्वेशन दैट यू शुड रिमेंबर। क्योंकि क्लास 10th में क्या था, हमेशा ही ऑब्जेक्ट पानी में पड़ा होता था और देखते आप ऑब्जेक्ट एयर से थे। लेकिन अब आप क्लास 12th में हो, नीचे पानी रहेगा ऊपर एयर रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऊपर कुछ और डाल देंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपको पानी के अंदर डाल दें और आप पानी के अंदर से चिड़िया को देख रहे हो, तो चिड़िया से लाइट आपकी आंखों तक आएगी। μ1 हो जाएगा एयर, μ2 हो जाएगा वाटर। आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस। समझ में आया? ओके, हालांकि आप अभी भी एक काम जरूर करोगे, ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। यहां से क्या आया, अगर मैं यहां से देखूंगा तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू μ2 बाय μ1। ठीक है,
म्यू टू एयर तो 1 है और म्यू 1 वाटर का कितना है, इसको म्यू मान लेता हूं। सो सॉरी उल्टा बोला, म्यू टू एयर का 1 है और म्यू 1 वाटर का म्यू है। सो दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू कैपिटल H बाय म्यू। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, अपरेंट डेप्थ 1 बाय म्यू टाइम्स होता है ना? हाँ है ना? तो ये तो आपको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। पर ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ तभी ट्रू है अगर आप एयर से मीडियम के अंदर देख रहे हो, एयर से मीडियम के अंदर के डेप्थ को देख रहे हो, तभी ये ट्रू है। अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जहां म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, और म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। कोई दिक्कत? प्लीज इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग। सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। ठीक है। तो देखो हम लोग तुरंत बढ़ते हैं आगे बर्ड फिश प्रॉब्लम पर। अच्छा, बर्ड फिश प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है कि लेट्स से ये हमारा तालाब है, ये उसमें पानी है, हमारे पानी के अंदर हमारी एक मछली है प्यारी सी, ठीक है। और इसके जस्ट वर्टिकल लाइन में यहां पर एक बर्ड है जो उस मछली को पकड़ने के लिए आ रही है। बर्ड की वेलोसिटी, अच्छा, फिश की वेलोसिटी या डेप्थ जो है वो x है, बर्ड की पानी के लेवल से हाइट y है, फिश ऊपर की तरफ स्विम कर रही है, मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया बट फिश स्विम ऊपर की तरफ कर रही है वेलोसिटी v1 से, और बर्ड नीचे की तरफ फ्लाई कर रहा है वेलोसिटी v2 से। समझ में आया क्वेश्चन, सॉरी सिचुएशन? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का 1 है। हमसे पूछा गया है फाइंड फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, थर्ड पार्ट में velocity of fish as seen by bird, and fourth part में velocity of bird as seen by fish। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, आप क्लास 10th में भी इसका तुरंत आंसर दे देते। क्या होता, क्या मैं इसको y प्लस
x अपॉन म्यू बोल सकता हूं अपेरेंट डेप्थ का यूज करते हुए, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? देखिए फिश क्या देखेगी, तो फिश देखेगी बर्ड की इमेज जो कि इस रिफ्रैक्शन से बनेगा, है ना? तो ये x है, लेट्स से इसकी इमेज, फिश की इमेज इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां बनती है, इसको मैं बोल देता हूं x डैश, ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो हो जाएगा वो y प्लस एक्स डैश हो जाएगा। बर्ड कहां देखेगा? y प्लस एक्स डैश पे देखेगा, मुझे बस एक्स डैश निकालना है, ठीक है? तो फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम फिश टू बर्ड, ध्यान दीजिएगा बेटा, बर्ड देख रही है तो कैसे देखेगी? जब लाइट फिश से बर्ड की तरफ जाए, राइट? उल्टा नहीं होगा, लाइट बर्ड से फिश की तरफ नहीं आएगी, आंखों में लेजर नहीं लगा है बर्ड के कि लेजर से लाइट गई फिश तक तो उसको पता चला, ऐसा नहीं है। बर्ड से लाइट आई, सॉरी फिश से लाइट आई बर्ड की आंखों तक, तब बर्ड को दिखेगी फिश, ठीक है? तो फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम फिश टू बर्ड, फर्स्ट पार्ट में वही निकालना है, क्योंकि बर्ड देख रही है फिश को, तो फिश से लाइट बर्ड तक पहुंची है। तो फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम बर्ड फिश टू बर्ड, हमारा μ1 कितना हो जाएगा? म्यू, और μ2 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? u कितना है? -x, v कितना है? -x डैश, ठीक है? क्या लिखेंगे? μ2 बाय v इज इक्वल टू μ1 बाय u, दिस इंप्लाइज μ2 कितना है? 1 बाय v, 1 बाय -x डैश इज इक्वल टू μ1 कितना है? म्यू अपॉन -x, माइनस माइनस चला गया, दिस इंप्लाइज x डैश इज इक्वल टू x बाय म्यू, देयरफॉर डिस्टेंस कितना दिखेगा? y तो था ही था, पानी का डिस्टेंस, पानी के सरफेस का डिस्टेंस, उसके बाद उसके नीचे x डैश और y प्लस एक्स डैश दैट इज इक्वल टू y प्लस एक्स बाय म्यू। किसी को डाउट हो तो बता दो मेरे को, यहाँ पे दो तरीके से बता चुका हूं। किसी को डाउट नहीं है तो सेकंड पार्ट सॉल्व करो। सेकंड पार्ट का आंसर आया, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश का। किसी का तो आया होगा, बता दो। x plus mu y। x प्लस म्यू है, कैसे आएगा? लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट जो है, अब क्योंकि फिश देख रहा है बर्ड को, लाइट मूव कर रही है बर्ड से फिश की तरफ, तो मतलब इंसिडेंट रे मीडियम 1 में है और रिफ्रैक्टेड रे मीडियम म्यू में है। तो ऐसे में आपका μ1 हो जाएगा 1 और μ2 हो जाएगा म्यू। फिश को, क्योंकि फिश पानी के अंदर ही है, उसको ये इसका डिस्टेंस तो x ही नजर आ रहा होगा, ठीक है? पर ये y जो है इसको अलग नजर आ सकता है क्योंकि दूसरे मीडियम में है। तो बेसिकली हमें बर्ड की इमेज निकालनी है। लेट्स से बर्ड जो है उसकी इमेज फिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन रही है, आफ्टर जब लाइट ऊपर से नीचे जा रही है तो यहाँ पे बर्ड की इमेज बन रही है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y डैश, ठीक है? वो बर्ड की इमेज देखेगा, ध्यान दीजिएगा,
बर्ड फिश को नहीं देखेगा, फिश की इमेज को देखेगा, फिश बर्ड को नहीं देखेगा, बर्ड की इमेज को देखेगा। तो इस केस में μ1 1 है, μ2 म्यू है, u कितना है, u है आपका -y, v आपका है -y डैश, ये y डैश लिखा, ठीक है मैंने, ठीक है। सो अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, μ2 by v इज इक्वल टू μ1 by u। सो μ2 by v, म्यू अपॉन y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा -y डैश इक्वल 1 अपॉन -y, माइनस माइनस चला गया, दिस इंप्लाइज y डैश इज इक्वल टू म्यू y, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस म्यू y। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, मतलब बर्ड को फिश की वेलोसिटी कितनी नजर आ रही होगी। तो बेसिकली हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल दूंगा तो वही आंसर होगा ना, वही जो होती रिलेटिव वेलोसिटी, बेसिकली रेट एट विच द अपेरेंट डिस्टेंस इज चेंजिंग, दैट इज इक्वल टू d dt of distance of fish as seen by bird y plus x by mu, जैसे इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं ना, याद है कि भूल गए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? That is equal to d dt of y plus 1 by mu times d dt of x। y का रेट ऑफ चेंज क्या है बेटा, -v2 है, प्लस x का रेट ऑफ चेंज क्या है, -v1, दैट इज इक्वल टू -v1 by mu प्लस v2। माइनस क्यों, क्योंकि सेपरेशन नहीं हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस घट रहा है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट निकाल लोगे आप। एक काम करिएगा, दोनों का रेशियो भी देख लीजिएगा, बर्ड को फिश की वेलोसिटी जो नजर आ रही है, फिश को बर्ड की जो वेलोसिटी नजर आ रही है उसका रेशियो, बर्ड को फिश का डिस्टेंस जो नजर आ रहा है, फिश को बर्ड का डिस्टेंस जो नजर आ रहा है उसका रेशियो, एक बार देख लीजिएगा खुद से ही। मैं इसका आगे करा नहीं रहा, क्वेश्चन को हो गया मेरा काम हो गया, इसका आगे आपका काम है। बेसिकली अपेरेंट डेप्थ से ज्यादा हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन सरफेस, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। हो गया कॉपी? ओके अब अगर हमसे बोला जाए कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर मैंने सबसे नीचे एक ग्लास स्लैब डाल दिया, उसके ऊपर मैंने एक दूसरा जेली डाल दिया, उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, उसको चाहो तो मैं ऑयल डाल सकता हूं, मतलब जितनी मर्जी उतने लेयर बना देता। ये वाली हाइट h1 है, ये वाली हाइट h2 है, ये वाली हाइट h3 है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है और यहाँ μ3, ठीक है। आपको इस केस में अपेरेंट डेप्थ निकालनी है। ये निकालना है, ठीक है। तो एक बार तो मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं, h apparent इज इक्वल टू हो जाएगा h1 by μ1 प्लस h2 by μ2 प्लस h3 by μ3। apparent डेप्थ आप इस तरीके से निकाल सकते हो, h1 by μ1 प्लस h2 by μ2 प्लस h3 by μ3 से। समझ में आई बात? ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा सकते हैं।
बट हमें इसका डेरिवेशन देखना जरूरी है ताकि हमें समझ में आएगा कि आखिरकार प्लेन सरफेसेस इमेज कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि यहां बॉटम पे रखा हुआ है, ठीक है। एक लाइट तो मैंने नॉर्मल डायरेक्शन में छोड़ दी, तो लाइट सीधे बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गई, ठीक है बेटा। रिफ्रैक्शन हुआ बट डेविएशन नहीं हुआ, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में निकल गई। इसके बाद मैंने एक लाइट रे को दूसरी लाइट रे को कंसीडर किया जो थोड़ा ऐसे गया, यहां पर कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, यहां पर कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, और अल्टीमेटली लेट से ऐसे रिफ्रैक्ट होकर चला गया, ठीक है। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। पहले रिफ्रैक्शन को मैंने जब पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया तो यहां में मेरा बना I1। दूसरे रिफ्रैक्शन को मैंने पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया, यहां पे मेरा बन गया I2। और तीसरे रिफ्रैक्शन को मैंने यहां एक्सट्रापोलेट किया, यहां पे मेरा बन गया I3। यही मेरी फाइनल इमेज है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इमेजेस अपनी बना ली। मुझे इस अपैरेंट डेप्थ निकालना है, मतलब कि आई नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन निकालनी है मेरे को? फाइनल रेस तो ये वाली और ये वाली है ना, इनका इंटरसेक्शन मतलब बेसिकली I3 निकालनी है। तो वही है आपका ये अपैरेंट डेप्थ। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। ओके। तो अब मैंने इसके लिए एक एक करके चीजें कंसीडर करना शुरू किया। मैंने बोला यार पहले तो मेरे को I1 निकालना होगा। देखो काम आपको हमेशा वैसे करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो द लाइट रे, उसके अलावा कोई उपाय है नहीं। पहले जो रिफ्रैक्शन है उसको पहले सॉल्व करो, बाद में जो रिफ्रैक्शन है उसको बाद में सॉल्व करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो पहले पहला रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो पहला रिफ्रैक्शन जो सॉल्व हुआ है उसके लिए जो हुआ उसके लिए बात करते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर बात करें, अच्छा देखो क्योंकि यहां मैं म्यू यूज कर रहा हूं तो मैंने अपना फॉर्मूला जो मेरा था ना म्यू2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू1 बाई यू, उसकी जगह मैंने अपना फॉर्मूला लगा लिया n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। n से भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा ना आपको, सर n2 कौन सा है, म्यू1 कौन सा, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? हर जगह फॉर्मूले में भी आप म्यू यूज करो, यहाँ पे भी म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए आप ही की सहूलियत के लिए मैंने अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। अब क्या बोलेंगे? फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मेरा n1 क्या है? n1 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? बोल दो। हाँ सर। हाँ n1 की वैल्यू क्या मैं म्यू1 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। n2 की वैल्यू क्या मैं म्यू2 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या मैं u की वैल्यू माइनस h1 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। मेरे को v निकालना है, या इसको कहना चाहिए v1 निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत? सर -H1 हम लोग H2 में है। बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ है इस सरफेस के लिए, तो यही है ना डिस्टेंस, तो है ना हाँ सर। हाँ सर। -h1। तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? म्यू2 बाई वी, नहीं म्यू2 नहीं, n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। तो n2 बाई वी मतलब म्यू2 बाई v1 इज इक्वल टू n1 बाई यू, मतलब म्यू1 बाय -h1। दिस इंप्लाइज v1 आ गया कितना? -h1 टाइम्स म्यू2 बाय म्यू1, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। अब सेकंड रिफ्रैक्शन, मतलब यहां वाले रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, n1 कितना होगा? कोई मुझे बताएगा? n1 क्या होगा?
सेकंड रिफ्रैक्शन मतलब यहां वाला रिफ्रैक्शन। n1 क्या है, μ2 है, और n2 क्या है, μ3 है। ठीक है, u कितना है, यहां के लिए I1 ऑब्जेक्ट होगा ना, हाँ है ना। सेकंड रिफ्रैक्शन की इंसिडेंट रे ये रही, तो इस इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन तो यहां हो रहा है, मतलब ये I1 इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। हाँ सर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं u इज इक्वल टू माइनस H2 माइनस H1 इंटू μ2 बाय μ1। जो V1 था ना उसको ऐड कर दिया, मतलब बेसिकली हमें ये डिस्टेंस पता चल चुका था ना। ये डिस्टेंस कितना है, माइनस हटा दोगे, H1 इंटू μ2 बाय μ1 है, हाँ है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, ये u आ गया। हमें अब V2 निकालना है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, μ2 बाय या n2 बाय v, मतलब कि μ3 बाय v2 इज इक्वल टू n1 बाय u, मतलब कि μ2 बाय माइनस h2 माइनस h1 इंटू μ2 बाय μ1, है ना। सो दिस इंप्लाइज हमारा V2 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस H2 माइनस H1 इंटू μ2 बाय μ1 टाइम्स μ3 बाय μ2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नहीं सर। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, माइनस तो अलग कर लो, μ3 बाय μ2 इंटू H2 प्लस μ2 कैंसिल हो गया, μ3 बाय μ1 इंटू H1। ठीक है, माइनस तो है ही है, कोई दिक्कत। तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, क्या ये माइनस V2 है, हाँ या ना, बता हाँ दो, सर। यही ना। हाँ बेसिकली ये इसका माइनस हटा दोगे तो जो बचा हुआ पोर्शन वो ये है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो थर्ड रिफ्रैक्शन, अगर हम थर्ड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर आपका n1 कितना है, यहां पर रिफ्रैक्शन μ3 है, n2 कितना है, 1 है, u कितना है, ध्यान दीजिएगा, u है माइनस H3 माइनस माइनस V2, H3 प्लस माइनस V2 पूरे का माइनस, हाँ है ना, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस V2 नहीं है, माइनस V2 है, ठीक है। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, H3 प्लस माइनस V2, और क्योंकि नेगेटिव साइड में इसलिए पूरे का माइनस, ठीक है। V2 अपने आप में नेगेटिव था, उसको माइनस करके तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, है ना बेटा। सर नहीं समझ। चलो एक काम करते हैं, माइनस V2 से कंफ्यूज हो रहे हो, इसको अगर मैं y बोल दूं तो क्या लिखूंगा, ये डिस्टेंस कितना है, इस सरफेस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इस I2 तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का, क्या H3 प्लस y लिख सकता हूं, हाँ सर। समझ में आया, y कितना है, माइनस V2, समझ में आया। v निकालना है, यही आपका, ये आपका माइनस v है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर अब यहाँ पे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे सर, कौन सा, n1 बाय
u इज इक्वल टू n2 बाय v या n2 बाय v इज इक्वल टू n1 बाय u। तो हमारा आ जाएगा n2 मतलब 1, तो 1 बाय v इज इक्वल टू n1 मतलब μ3 अपॉन दिस वैल्यू माइनस h3 प्लस v2। दिस implies v is equal to minus h3 by mu3 plus v2 by mu3। ठीक है, कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू माइनस, तो आप देखोगे तो पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, h3 बाय mu3 तो है ही है, और यहाँ पे v2 में अपने आप माइनस था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। इस पूरे को mu3 से डिवाइड करोगे तो ये वाला mu3 भी कैंसिल, ये वाला mu3 भी कैंसिल, क्या आ जाएगा प्लस h2 बाय mu2 प्लस h1 बाय mu1, पूरा का पूरा माइनस मतलब नीचे की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? ये mu3 है। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया h3 बाय mu3 प्लस h2 बाय mu2 प्लस h1 बाय mu1, नेगेटिव साइड का मतलब नीचे है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रे जो कि ऊपर है उसके उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें कि नहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो वही माइनस v2 माइनस वाला। बेटा माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ है, हमें अपैरेंट डेप्थ निकालना है तो माइनस हटा देंगे। तो फर्स्ट केस में भी तो हम लोग का v1 तो माइनस में था, तो हम लोग तो पहले में ऐड किए थे। क्या? फर्स्ट केस में जैसे जब v1 इज इक्वल टू माइनस h1 v2 बाय mu1 आया था, हाँ तो उसको सेकंड केस में हम लोग माइनस h2 के साथ माइनस वाला ऐड किए थे। देखो भाई, मैंने माइनस h2 प्लस v1 लिखा है, यहाँ पे माइनस h3 प्लस v2 लिखा है, क्या फर्क है? एक ही तो चीज है। v1 खुद निगेटिव है, माइनस h2 में मैंने v1 ही ऐड किया है। सेम लॉजिक से मैंने यहाँ पे माइनस h3 प्लस v2 किया है। क्यों? क्योंकि v2 खुद नेगेटिव है। मैंने आपको उसका तरीका तो बताया ना आपको यहाँ पर, कि बेसिकली ये उसको y मान लो, तो y की वैल्यू माइनस v2 है। आप ये बताइए यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? क्या h3 प्लस y बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ सर। तो मैंने बोला वो h3 प्लस y है, लेकिन नेगेटिव है ना, हाँ तो इसको क्या मैं माइनस h3 माइनस y बोल सकता हूं, हाँ और माइनस y क्या है? v2 है, तो माइनस h3 प्लस v2 है। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं इसको x बोल दूं तो क्या बोल सकता हूं मैं? यहां से इसका डिस्टेंस h2 प्लस x, लेकिन नेगेटिव, तो माइनस h2 प्लस x बोल सकता हूं, हाँ लेकिन x क्या है? माइनस v1 है, so that is equal to माइनस h2 प्लस v1। हाँ या ना? समझ में आई बात? तो वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली समझा दिया था। ठीक है, वो यहाँ पर मैंने ऐसे ही बता दिया था, क्योंकि एक ही बार में था ना, वो यहाँ बड़ा एक्सप्रेशन होता है, इसलिए मैंने v2 लिख के समझाया। ठीक है, यस। देखो अगर साइन कन्वेंशन में कभी कोई दिक्कत हो, प्लस माइनस में कोई दिक्कत हो, मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया मैंने आपको? डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, एक्स और वाई मानो, बताया था। हाँ सर। उसी का यूज करके फिर प्रॉपर्ली डिस्टेंस लिख के फिर x की वैल्यू v1 v2 जो भी डालनी, माइनस v1 माइनस v2 जो भी डालनी वो डाली, है ना? इस तरीके उस तरीके से करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। नहीं तो आपको बता रहा हूं, ऑप्टिक्स में अगर गड़बड़ होती है तो साइन कन्वेंशन में गड़बड़ होती है, नहीं तो ऑप्टिक्स में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये मत सोचना कि साइन कन्वेंशन की गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गया, नहीं। साइन कन्वेंशन की गलती सिली मिस्टेक नहीं है, वही इकलौती गलती है ऑप्टिक्स में, और तो कुछ है ही नहीं ऑप्टिक्स में। ठीक है, कॉपी हो गया? हाँ सर। हो गया कॉपी?
और ये चीज जो मैंने अभी अभी कराई है ना, ये वाला डेरिवेशन, ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक खुद से पूरा ट्राई नहीं करोगे, बिना देखे, और उसके बाद कंपेयर करो कि गलतियां कहां कहां हुई है। ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में ये नहीं आएगा। आज समझ में आ गया, कल भूल जाओगे। खुद से ट्राई करोगे, एक बार क्लियर हो जाएगा, और आगे बहुत सारे, आगे पूरे के पूरे ऑप्टिक्स में काम आएगा जो इसको सॉल्व करके क्लियर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू। ओके, तो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तब क्या होता है ये देखना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या है कि हमारे पास एक ये ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है T, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू। ठीक है, क्या हुआ, एक लाइट रे यहां से ऐसे इंसिडेंट हुई, बहुत कम एंगल बना लिया मैंने, कोई बात नहीं, ऐसे इंसिडेंट हुई क्योंकि क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। एयर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, इसलिए लाइट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए लाइट रिफ्रैक्ट होकर नॉर्मल की तरफ आ गई। यहां पे फिर से नॉर्मल बनाएंगे हम लोग, और लाइट इस बार क्योंकि ग्लास से एयर में, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस तरीके से लाइट निकल जाएगी। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे, इसको हम कह रहे हैं इमर्जेंट रे। यहां से लाइट निकल गई ना, तो इसको कह रहे हैं इमर्जेंट रे, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर है उसको बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। नाम हमने दिया अपने हिसाब से, और कुछ नहीं। मैंने बोला कि ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा ई। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि नजर आए आपको। ठीक है बेटा, तो लाइट कितनी बार रिफ्रैक्ट हुई है? लाइट रिफ्रैक्ट हुई है एक बार यहां, एक बार यहां। मैं दोनों रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखूंगा। कौन सी इक्वेशन लिखूंगा? ऑब्वियसली एक ही इक्वेशन हमारे पास, स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां पे म्यू है, यहां पे फिर से 1 है, तो म्यू1 साइन आई मतलब 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 मतलब म्यू साइन आर। और अगर हम सेकंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, तो सेकंड रिफ्रैक्शन से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है म्यू1, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए म्यू1 म्यू है, और इंसिडेंट एंगल क्या है? आर है, तो म्यू साइन आर इज इक्वल टू इमर्जेंट के लिए 1 साइन ई। किसी को दिक्कत? नहीं सर। दोनों को ऐड कर दूंगा तो म्यू साइन आर कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। दिस इंप्लाइज ई इक्वल्स टू आई। जो इमर्जेंट एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। और ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि ये पैरेलल जो स्लैब है इसकी वॉल्स पैरेलल है, इसलिए ये दोनों नॉर्मल्स भी पैरेलल है। ये भी, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है। लाइट रे यहां से आई, यह बनाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां से निकली, यहां एंगल बनाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल लाइन से सेम एंगल बना रही हैं, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? हाँ या ना? हाँ सर। तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी एक पैरेलल ग्लास स्लैब में। इसको कॉपी कर लेंगे, थोड़ा और बात करना बाकी है। हमारी क्लास को कितना टाइम हो गया? मुझे लगा अभी तो मैंने चैप्टर शुरू किया है। चलो, ये क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है तो क्या कुछ हुआ ही नहीं, डेविएशन तो जीरो हो गया। डेविएशन कितना हुआ? लेकिन कुछ तो इफेक्ट पड़ा है ना ग्लास स्लैब का, पड़ा है कि नहीं पड़ा? लाइट रे ओरिजिनली इधर जा रही थी, अब ये इधर जा रही है, तो कुछ तो फर्क पड़ा है। लाइट ग्लास स्लैब लगने की वजह से लाइट थोड़ा सा शिफ्ट कर गई है अपने पैरेलली, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। तो अब हम पढ़ेंगे लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, ये लेट से अपना पैरेलल स्लैब है जिसकी थिकनेस t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। लाइट जो है वो ऐसे आई, यहां एक नॉर्मल, इसके बाद लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, यहां एक और नॉर्मल, और लाइट अल्टीमेटली फिर से नॉर्मल से अवे बेंड करी सच दैट इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गया। यही कहानी थी अपनी, है ना? अब मेरे को चाहिए कि लाइट का लैटरल शिफ्ट कितना हुआ, मतलब लाइट अपने से पैरेलली कितना शिफ्ट हो गई है, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, मतलब कि आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस d। d क्या है मेरा? लैटरल शिफ्ट। बेसिकली ये डिस्टेंस d निकालना है। दिस डिस्टेंस d सेम एज दिस डिस्टेंस d। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मेरे को ये एंगल पता है I, मैं ये एंगल R आराम से निकाल सकता हूं, है ना? तो मुझे d निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। मुझे ये डिस्टेंस पता है t, ठीक है? मुझे ये d निकालना है। ये d निकालने के लिए मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला A
बी सी डी है, तो मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं D इज इक्वल टू, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये I है, ये R है, तो ये हो जाएगा I माइनस R। तो D इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, AC साइन I माइनस R होगा कि नहीं होगा? इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करूंगा, ये रहा ट्राइंगल ACD, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ये I है तो ये पूरा I होगा, ये R है तो ये एंगल बचा I माइनस R, यही होता है आपका डेविएशन। ठीक है, तो D कितना हो जाएगा, AC साइन I माइनस R। कोई दिक्कत? तो मतलब मुझे AC निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू T अपॉन cos R साइन I माइनस R। कोई दिक्कत? अब इसको आप चाहे तो फॉर्मूले की तरह याद कर लो, चाहे तो जब भी जरूरत पड़े डिराइव कर लो, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा तो है नहीं। ठीक है, देखो एक्चुअली मेन और नीट में फॉर्मूला याद करना ज्यादा फायदेमंद होता है, और एडवांस के लिए डेरिवेशन सीखना ज्यादा फायदेमंद होता है इन चीजों का। ठीक है, ये फर्क रहता है मेन और एडवांस में और नीट में। कॉपी हो गया? नहीं सर। थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाइएगा, ज्यादा क्लियर होगा। ये एंगल I माइनस R है। ठीक है, और ध्यान दीजिए डेरिवेशन सीखने का मतलब, जो मैंने बोला ना एडवांस के लिए डेरिवेशन सीखना फायदेमंद होता है, इट मींस कि डेरिवेशन रटना नहीं, सीखना। कब क्यों कर रहे हैं, कोई भी स्टेप क्यों कर रहे हैं, रटना नहीं, किया इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, हो जाएगा नहीं। सीखना कि मुझे अगर डिस्टेंस डी निकालना है तो मेरे को भाई कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज करते हैं। तो मैंने ये ट्राइंगल कंसिडर किया, जो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए तो बहुत ही खुशी मिलती है हमको। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया, इसका यूज करके मैं डी निकालूंगा, उसके लिए मुझे ये चाहिए होगा, ये चाहिए निकालने के लिए मुझे को ये चाहिए होगा, बस काम हो गया, है ना। डेरिवेशन का प्रोसेस सोचने की बात कर रहा हूं, वो सोचना सीखना। अगर वो सोचना सीखोगे तब एडवांस में अच्छा करोगे। सिर्फ डेरिवेशन नहीं, कोई भी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू थिंक। कॉपी हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े। सो हमारा अपेरेंट डेप्थ भी हो गया, हमारा लैटरल शिफ्ट भी हो गया। ओके, तो अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। मल्टीपल स्लैब्स के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये देखो। क्या है कि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास एक के ऊपर एक, इस एग्जांपल में 3 स्लैब्स रखे, एक स्लैब, 2 स्लैब और 3 स्लैब। ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है।
लाइट आपकी कुछ ऐसे आई है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है आई, फिर लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर से नॉर्मल बनाते हैं, अब की लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, मान लेते हैं μ2 μ1 से छोटा है मान लिया, ठीक है। फिर से लाइट बेंड करेगी, इस पर मान लेते हैं μ3 सबसे बड़ा है तीनों में से, तो लाइट और ज्यादा बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, और अल्टीमेटली लाइट यहां से इमर्ज कर जाएगी ऐसे, ठीक है। कितने रिफ्रैक्शन हुए लाइट के बताइए तो जरा, स्लैब 3 है, रिफ्रैक्शन कितने हुए? 4 4 हुए। 4 मैंने अब इन एंगल्स के नाम देना शुरू किया, मैंने बोला ये वाला एंगल R1 है, देखो ठीक है, तो ये वाला एंगल भी R1 ही होगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं? हाँ सर। बार बार जूम करना पड़ रहा है डायग्राम, क्योंकि छोटा छोटा बना दे रहा हूं, होगा कि नहीं? इस एंगल का नाम दे दिया मैंने लेट से R2, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? R2 ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इस एंगल का नाम अगर मैं R3 दे दूं तो ये वाला एंगल भी R3 ही होगा, कोई दिक्कत है इसमें? और इस एंगल का नाम मैं देता हूं लेट से E। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब 4 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो 4 इक्वेशन तो लगेगी, चारों जगह स्नेल्स लॉ लगाते हैं, हम बोलेंगे क्या? 1 sin I इज इक्वल टू μ1 sin R1, कोई दिक्कत? पहला रिफ्रैक्शन हो गया है ना। दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है, फर्स्ट मीडियम μ1 है, सो μ1 sin R1 इज इक्वल टू μ2 sin R2। 2 रिफ्रैक्शन हो गए। थर्ड रिफ्रैक्शन μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ3 sin R3। देन फोर्थ रिफ्रैक्शन μ3 sin R3 इज इक्वल टू 1 sin E, ठीक है। अगर मैं चारों को ऐड कर दूं तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? sin I इज इक्वल टू sin E। क्यों? μ1 sin R1 से μ1 sin R1 गया, μ2 sin R2 से μ2 sin R2 गया, μ3 sin R3 से μ3 sin R3 चला गया, sin I इज इक्वल टू sin E, E इज इक्वल टू I अभी भी ट्रू है। एक और खास बात क्या है नोट करने लायक, कि म्यू साइन R इज अ कांस्टेंट, है कि नहीं? है ना। इस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन 1990s में IIT जेई ने पूछा था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। उसमें क्या था, बोला था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एयर के लेयर्स से बना हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फंक्शन के हिसाब से हाइट के साथ वेरी कर रहा है। अब आपको लाइट की ट्रेजेक्टरी निकालने की, ठीक है, तो आपको इंसिडेंट रे का एंगल बता दिया था, ग्राउंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया था, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे म्यू चेंज होगा, लेकिन सारी की सारी स्लैब्स को आपको पैरेलल कंसीडर करना है, इसलिए आप म्यू साइन आर को कांस्टेंट मानते हुए हाइट की टर्म्स में कितने एंगल पे होगा वो लाइट रे वो निकाल पाओगे, और मतलब y और स्लोप के बीच में एंगल रिलेशन निकाल पाओगे। स्लोप एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल पाओगे तो ऑब्वियसली y एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाल पाओगे, क्योंकि आपको dy बाय dx एज अ फंक्शन ऑफ y पता है, तो आप y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हो, तो आपको उससे ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। उसका बोला था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अपने पास फॉर्मूला है, अगर ट्रेजेक्टरी पता हो तो, है कि नहीं है? ये सब पूछ चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था उसके पीछे बेसिक, कि म्यू साइन आर इज कांस्टेंट। 1990s में कब था मुझे याद नहीं, बट 1990s में एक क्वेश्चन था ऐसा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, देखोगे तो हवा मतलब अगर नहीं आइडिया है ना इसका तो सोच ही पाओगे कि
करना क्या है क्वेश्चन में, शुरुआत कहां से करें, ठीक है। और अगर ये चमक गया तो उसका सिर्फ मैथ्स है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन कहीं इधर उधर मिले, आप खुद से ट्राई करो और सीखो, मुझसे डाउट पूछो कि सर नहीं बना तो मैं बताऊं, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एज ए फंक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, भूल गए? क्या था? d2y dx2 अपॉन 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। याद है कि भूल गए? ऐसे याद रखने में तो परेशानी हो गई, ऐसे याद रख लो, f डबल डैश एक्स अपॉन 1 प्लस f डैश एक्स का स्क्वायर होल टू पावर 3/2। अच्छा, अगर ये भी मुश्किल लग रहा था ऐसे याद कर लो, y डबल डैश अपॉन 1 प्लस y डैश का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब तो याद हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े। हाँ तो अब देखते हैं, आज का ये लास्ट ही टॉपिक होगा, बहुत ज्यादा जूम है। इमेज formation by glass slab। एक ग्लास स्लैब इमेज कैसे फॉर्म करता है ये देखते हैं। ये ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस लेट से t है। यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइट तो ऐसी होगी जो कि ग्लास स्लैब के नॉर्मली गिरेगी और बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। ये तो हमारी बहुत काम की रे है, इसको हम हमेशा ड्रॉ कर लिया करेंगे क्योंकि ड्रॉ करना काफी आसान है। एक और रे मैं कंसीडर करता हूं जो कि लेट से ऐसे गई। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं छोटा लेने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद लाइट ऐसे गई और फिर से लाइट इस तरीके से निकल गई, ठीक है। तो हमारी फाइनल इमेज यहां पे बनेगी, दिस इज योर आई, ठीक है। कोई दिक्कत? कितने रिफ्रैक्शन हुए? 2 रिफ्रैक्शन हुए। लेट से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो x था और इमेज का डिस्टेंस y था, ठीक है। तो हम यहां पर अपने फॉर्मूले अप्लाई करेंगे 2 बार। 2 रिफ्रैक्शन है, दोनों रिफ्रैक्शन से इमेज के फॉर्मूले बनाएंगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए आपका u कितना हो जाएगा? -x होगा, ठीक है। μ1 कितना है? 1 है। μ2 कितना है? लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है μ2 कितना है? तो μ है, ठीक है। u दे रखा है, μ1 दे रखा है, μ2 दे रखा है, v निकालना है। तो क्या बोलेंगे? μ2 बाय v1 बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट इमेज फर्स्ट है ना, इसका v1 बोल देते हैं। μ2 बाय v1 is equal to μ1 by u. This implies v1 is equal to u times
म्यू 2 बाय म्यू 1 दैट इज इक्वल टू यू कितना है माइनस एक्स टाइम्स म्यू 2 है म्यू अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी ना बेटा वो यहां पर होगी, ठीक है। दिस इज योर I1, ये I1 निकल गया, ठीक है। ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। वैसे भी ये इमेज जो बनी है ये इंसिडेंट साइड पे बनी है, रिफ्रैक्टेड साइड पे नहीं बनी है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। माइनस आ रहा है ना, तो आपका फर्स्ट इमेज V1 आ गया माइनस म्यू एक्स। मतलब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपका म्यू एक्स, क्योंकि V1 कितना है? माइनस म्यू एक्स, इसलिए वाला डिस्टेंस है म्यू एक्स, ठीक है। अब सेकंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए आपसे पूछूं कि म्यू 1 कितना है, तो आप मुझे इजीली बता दो कि म्यू है ना? बताओगे कि नहीं? हाँ सर। और अगर मैं आपसे पूछूं म्यू 2 कितना है, तो आप ये भी बता दो कि सर म्यू 2 तो 1 ही होगा, और क्या होगा, ठीक है। यू बता सकते हो क्या? बता सकता हूं, माइनस ऑफ टी प्लस म्यू एक्स, है ना? हाँ होगा सर। कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? हाँ सर। होगा। Yes, sir. v निकालना है तो क्या बोलेंगे? म्यू 2 बाय वी अपॉन म्यू 1 बाय यू, सॉरी म्यू 2 बाय वी इज इक्वल टू म्यू 1 बाय यू। सो आई विल हैव म्यू 2 मतलब 1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू 1 मतलब म्यू अपॉन माइनस ऑफ टी प्लस म्यू एक्स। दिस इंप्लाइज v कितना आया? ध्यान दीजिएगा, v आया माइनस एक्स माइनस टी बाय म्यू दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टी बाय म्यू, है ना? तो ये डिस्टेंस हो गया, y की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, ये डिस्टेंस हो गया x प्लस टी बाय म्यू, ठीक है। ये बन गया आपका इमेज I, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देयरफॉर मैं कह रहा हूं कि इमेज इज एट अ डिस्टेंस x प्लस म्यू माइनस x प्लस, सॉरी x प्लस म्यू नहीं, x प्लस टी माइनस x प्लस टी बाय म्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट that is equal to t times 1 minus 1 by mu from ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस जिसको मैं d बोल रहा हूं, d इज इक्वल टू t टाइम्स 1 माइनस 1 बाय म्यू। इतने से इतना डिस्टेंस में बना आपका इमेज ऑब्जेक्ट से। दिस इज कॉल्ड योर, अगर मैं यहां से देखूंगा, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट यहां नजर आने की बजाय यहां नजर आएगा। सो मेरे लिए ये अपेरेंटली ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया है, तो हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू अपेरेंट शिफ्ट। ये पढ़ा था 10th में, बस डेरिवेशन अपन ने कुछ और कर रखा था। पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर। हाँ, sir. अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करता है तो स्लैब परेशान करता है। क्यों? क्योंकि स्लैब में आप पता नहीं क्या कर रहे हो, तो फॉर्मूले वॉर्मूले वगैरह नहीं सोच रहे होते। अगर इमेज बनानी है तो स्लैब का ये इमेज फॉर्मेशन बाय ग्लास स्लैब है। इसको होता क्या है, आप पढ़ लेते हो, टॉपिक बुक्स में दे रखा होता है अपेरेंट शिफ्ट, टॉपिक में दे ही नहीं रखा होता इमेज फॉर्मेशन बाय ग्लास स्लैब, इसलिए सारा कंफ्यूजन होता है। दूसरी गड़बड़ इसमें जो होती है वो ये कि सर शिफ्ट पता है, ये नहीं पता राइट में करना है कि लेफ्ट में करना है ना? है ना? ये तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? शिफ्ट किधर करें सर? तो सीधा सा इसका जवाब है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे।
मतलब लाइट रे इस स्लैब को लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रही है, तो शिफ्ट लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट क्रॉस करेगी तो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? जिधर लाइट जा रही है उधर शिफ्ट कर दो। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। जिधर भी लाइट जाए उधर शिफ्ट कर दो। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करने वाले बता देता हूं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। एक तो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ग्लास स्लैब, एक दो क्वेश्चन ही करने, इससे ज्यादा नहीं है, पहला। और दूसरा जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, दैट इज बी क्या बोलते हैं, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना होगा TIR। इतना ही है इस चैप्टर में, रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस में। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से 2 प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो उसमें 15-20 मिनट, और TIR पढ़ाने में 15-20 मिनट और। TIR बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिज्म शुरू कर देंगे। ओके बेटा, अभी इसको फटाफट कॉपी कर लो, क्लास ओवर है। अच्छा, एक टॉपिक और है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय थिक मिरर। इमेज बाय थिक